वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान को अगले 10 सालों में 20 अरब डॉलर देने का मंसूबा पुराने मंसूबों और कर्जों से कितना मुख्तलिफ है, इससे पाकिस्तान की मुआशी और मुआशरती तरक्की में क्या असर पड़ेगा, बात करेंगे आज के व्यू 360 में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान की मईशत में आलमी मालियाती इदारों का एक बड़ा किरदार है, चाहे IMF हो, जिसके पास एक अरसे से पाकिस्तान में आने वाली हर हुकूमत अपने मालियाती मसाइल को हल करने के लिए पहुंचती रही और फिर कुछ शराइत के बदले मुल्क का इंतज़ाम चलाने के लिए कर्ज हासिल किए गए। इसी कर्ज से बैरूनी अदायगियाँ हुई। IMF के बाद वर्ल्ड बैंक का नंबर आता है। मुल्क के अंदर सोशियो इकनॉमिक शोबों से लेकर मुल्की इदारों की बेहतरी और बुनियादी ज़रूरियात जैसे पानी, साफ तवानाई, सेहत और तालीम के शोबों में वर्ल्ड बैंक के ताउन से पाकिस्तान में कई मंसूबे जारी हैं। जिस तरह IMF के प्रोग्राम पर तनकीद होती है, कुछ हद तक इसी तरह की तनकीद वर्ल्ड बैंक के इन मंसूबों पर भी होती है। एलीट कैप्चर या अशराफिया को फ़ायदा पहुंचाने से लेकर इन मंसूबों का अपने अहदाफ पूरे ना करना भी तनकीद की जद में आता है। कुछ माहिरीन तो वर्ल्ड बैंक के पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबों के मॉडल को ही नाकिस समझते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये तनकीद जायज़ है और मुल्क के अंदर चलने वाले वर्ल्ड बैंक के मंसूबों ने पाकिस्तान की मईशत में क्या किरदार अदा किया है। वर्ल्ड बैंक ने इस माह के वस्त में पाकिस्तान के लिए एक तवील मुद्दती मंसूबे कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत अगले 10 साल के लिए 20 अरब डॉलर के कर्ज का ऐलान किया। गुज़िश्ता कई बरसों से आलमी बैंक पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के लिए हर साल 1.5 से 2 अरब डॉलर देता आया है और नए मंसूबे के तहत दी जाने वाली फंडिंग लगभग इतनी ही बनती है। तो इस बार दी जाने वाली रकम और मंसूबों में क्या फ़र्क है और ये क्यों अहम है, मैंने यही जानने की कोशिश की वर्ल्ड बैंक के पाकिस्तान में कंट्री डायरेक्टर नाजी बिन हसीन से। What's new is the long-term vision we agreed upon with the government. इसमें जो नया है वो तवील मुद्दती विजन है जिस पर हमने हुकूमत के साथ इत्तफाक किया है, जिसमें चंद नताइज और उन नताइज से मुंसलिक अहदाफ पर तवज्जो मरकूज रखी जाएगी। हमारा हदफ पाकिस्तान में बच्चों की स्टंटिंग यानी उनका कद उम्र से कम रहने के केसेस से निमटने पर तवज्जो देना है, जो मुल्क में एक बड़ा मसला है। इसके साथ साथ पानी और सफाई, फैमिली प्लानिंग, सेहत और ग़िज़ाइयत का एजेंडा है और ये ख़ास तौर पर माओं और बच्चों और लड़कियों के लिए है। दूसरी, सीखने की कमी जो कि बुनियादी तालीम है। तीसरे, सैलाब के खिलाफ मज़ाहमत और मौसमियाती तब्दीली के असरात के ज़रिए ज़राअत और पानी के निज़ाम में लचक है। चौथी, एक साफ, सस्ती, ज़्यादा पायदार तवानाई है और इसकी जानिब मुंतकिली में मदद और हवा के मायार को बेहतर बनाना है, जो कि पाकिस्तान के कई शहरों में एक बड़ा मसला है। पांचवा, यकीनन अहम मालियाती एजेंडे पर तवज्जो मरकूज करना है और आखिरी है निजी सरमायाकारी। नई बात यह है कि हमने हुकूमत के साथ जिन 6 नताइज पर इत्तफाक किया है उनमें बेहतरी के वाज़े अहदाफ हैं, जो कि हम बतौर आलमी बैंक और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन हुकूमत और दूसरे शराकतदारों के साथ मिलकर 1 दहाई में हासिल करना चाहेंगे। क्या चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे और कैसे वर्ल्ड बैंक इस बात को यकीनी बनाएगा कि जो अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं वो हासिल किए जा सकें? Of course. So बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि ये 1 दहाई तक के अहदाफ हैं, क्योंकि हम हर काम, हर प्रोजेक्ट, हर कर्ज, हत्ता कि तकनीकी मदद की हर सरगर्मी के लिए जो 10 साला अहदाफ के मंसूबे में शामिल है, उसके नताइज पर नज़र रखेंगे कि वो कैसे इस दहाई के हदफ में मुआविन होगी। और यकीनन हर प्रोजेक्ट की निगरानी और तशखीस का एक निज़ाम होता है जो इन नताइज का अंदाज़ा लगाता है और पाकिस्तान में हमारे हर प्रोजेक्ट के नताइज को साल में 2 बार शाया करता है। हमारे पास अमल दरामद की सूरत हाल की रिपोर्ट है जिस तक हर कोई रसाई हासिल कर सकता है कि ये प्रोजेक्ट किस तरह आगे बढ़ रहा है। अगर हम पाकिस्तान में आपकी गुज़िश्ता 5 साल की मुद्दत और पिछले 5 साल के मंसूबों को देखें तो उनके अहदाफ पूरे हो रहे हैं क्या? मसाइल कहाँ थे? क्या हुकूमत की तरफ से जो वादे किए गए वो पूरे हुए? currently we have 56 projects in Pakistan. इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में 56 प्रोजेक्ट्स हैं जिनका मजमूई तौर पर 16 अरब डॉलर का पोर्टफोलियो है, जिसमें से निस्फ से ज़्यादा पहले ही तकसीम हो चुका है। और यकीनन अब आप इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम, पानी और सफाई, ज़राअत, सियाहत वगैरह के बहुत सारे शोबों में काम कर रहे होते हैं, तो कुछ मंसूबे दूसरों से बेहतर काम कर रहे होते हैं। That brought me to 2 more questions. स्टेट बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान पर 125 अरब डॉलर से ज़ायद का बैरूनी कर्जा है।
वर्ल्ड बैंक के ये 20 अरब डॉलर इस बोझ में कितना इजाफा करेंगे? So, first of all, when you look at loans and indebtedness, तो सबसे पहले जब आप कर्जों और उनकी नौयत को देखते हैं तो जो देखा जाता है वो कर्ज का अदद नहीं होता, बल्कि अहम बात यह है कि ये कर्ज जीडीपी के मुकाबले में किस तनासुब से है। क्या ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कर्ज किस शरह सूद पर लिया गया है? और अहम बात यह कि कर्ज की कीमत क्या है और आया वो मुल्क ये कर्ज वापस कर सकता है? हम पाकिस्तान को कभी $1 भी नहीं देते अगर हम इस कर्ज को वापस करने की मुल्क की सलाहियत और इस कर्ज को इस्तेमाल करने की सलाहियत के कायल ना होते। ability to absorb that loan. And So what's the rate for the current 20 billion if we talk about? ये मुख्तलिफ होता है, लेकिन इसमें से ज़्यादातर या इसका सबसे बड़ा हिस्सा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का है, जिसका मैंने पहले जिक्र किया है, और वो रियायती शरह सूद पर है। तो ये मार्केट रेट से नीचे हैं, लेकिन ये यकीनी तौर पर तजारती कर्ज़ों की शरह से बहुत कम है। लिहाजा ये तवील मुद्दती रियायती कर्ज़े हैं और यकीनन हम इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं कि जब हम रियायती कर्ज़े के साथ ऐसे प्रोग्राम में शामिल होते हैं तो ये कोई ऐसा बोझ नहीं है जिसे पाकिस्तान बर्दाश्त ना कर सकता हो। You said World Bank would be helping Pakistan. आपने कहा वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को मालियात के बेहतर निज़ाम में मदद देगा। आलमी बैंक किस तरह इस बात को यकीनी बनाएगा कि जीडीपी पर टैक्स की मौजूदा शरह जो तकरीबन 8.5-9% है 14-15% तक चली जाएगी? लिहाजा बहुत से मामलात हैं और हम अकेले नहीं हैं। जाहिर है कि IMF इस हवाले से ज़्यादा फ़ाल तौर पर काम कर रहा है। हम डोमेस्टिक रेवेन्यू मोबिलाइजेशन इनिशिएटिव के नाम से एक इकदाम के तौर पर IMF के साथ भी मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक भी इसमें शामिल है और दूसरे इदारे भी इसमें काम कर रहे हैं। इसका एजेंडा बिल्कुल वाज़ेह है, टैक्स के निज़ाम को आसान बनाने, खामियों को कम करने, टैक्स की छूट को कम करने, इन शोबों में टैक्स बढ़ाना जिनमें कम टैक्स आयद किया गया है। मिसाल के तौर पर ज़राई आमदनी, रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी टैक्स, जो कि सूबों के इख्तियारात में शामिल हैं। हम ये हासिल करना चाहते हैं और इसके लिए हम टैक्स के निज़ाम में डिजिटलाइजेशन सिस्टम को नाफिज करने में हुकाम की मदद करने, मिसाल के तौर पर ऑडिट के निज़ाम की डिजिटलाइजेशन, मुख्तलिफ चैनल्स और ज़रियों से ज़्यादा शोबों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाया जा सके, ज़्यादा बेहतर टैक्सेशन और बेहतर टैक्स इंतज़ामिया हो ताकि ज़्यादा टैक्स जमा किया जा सके। ये सब बिल आखिर टैक्स और जीडीपी के तनासुब को बढ़ाने में मुआविन साबित होंगे जिनका आपने जिक्र किया है। How many people? इन मंसूबों की वजह से खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले कितने लोग खते गुर्बत से ऊपर आ सके या गुर्बत से बाहर निकल सके? हम तालीम के शोबे में काम कर रहे हैं, आला तालीम समेत हर सतह की तालीम के लिए नहीं। हम मुख्तलिफ शोबों को देखते हैं। तालीमी इदारों में दाखिलों में इजाफा हुआ है उन इलाकों में जहां हम काम कर चुके हैं और दूसरे इलाकों में जहां हम दूसरे शराकतदारों के साथ मिलकर काम करते रहे हैं, बल्कि हुकूमती प्रोग्रामों में भी। लिहाजा जब आप रोल मॉडल को देखें तो इसमें बेहतरी आई है। क्या ये वहाँ तक पहुँच चुका जहाँ इसे होना चाहिए? नहीं, इसमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, बशमूल तालीम पर हुकूमतों के बजट को बढ़ाना, तालीम के अखराजात की सतह, सेहत के अखराजात की सतह भी। पाकिस्तान पर हमेशा कर्ज़ों के बोझ की बात की जाती है और हुकूमतें हमेशा कुछ इस तरह से इस दावे का दिफा करती हैं कि मुल्की मईशत के हजम के हिसाब से मुल्क पर उतना कर्ज़ नहीं है जितनी अमूमी तौर पर परेशानी ज़ाहिर की जाती है। पाकिस्तान का मजमूई कर्ज़ मुल्क के मरकज़ी बैंक यानी स्टेट बैंक के मुताबिक 30 नवंबर 2024 तक 133 अरब अमरीकी डॉलर था। अगर हम पाकिस्तान की आमदनी के एक हिस्से यानी मुल्की बरामदात से इसका मवाजना करें तो 2024 के माली साल में मुल्की बरामदात का हजम तकरीबन 30 अरब डॉलर था, जो पाकिस्तान का मजमूई कर्ज कुल बरामदात से तकरीबन 4.25 गुना ज़्यादा है। इससे अगर हम सबसे बड़े कर्ज की बात करते हैं तो चीन का कर्ज सबसे ज़्यादा है जो कि 28 अरब डॉलर है। पाकिस्तान के मरकज़ी बैंक ने इस हफ्ते मुल्क में शरह सूद में 1% कमी का ऐलान करते हुए मुल्क का पॉलिसी रेट 12% कर दिया है। यह कमी मुसलसल 6ठी बार की गई है। कारोबारी तबके का इस पर क्या रद्दअमल है, मुआशी तज्ज़ियाकार क्या कहते हैं और इससे किस किस शोबे पर कितना असर पड़ेगा, वॉइस ऑफ अमेरिका के मोहम्मद साकिब हमें बता रहे हैं।
جی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے رواں ہفتے کے شروع میں ملک میں شرح سود میں مزید 1% کم کرنے کے اعلان کو تاجر برادری ناکافی قرار دے رہی ہے، جبکہ بعض نے اسے مایوس کن بھی قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسے میں جب ملک میں بہت تیزی سے مہنگائی کم ہوئی ہے لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان شرح سود کم کرنے میں کافی محتاط دکھائی دیتا ہے۔ ملک میں اس وقت بھی شرح سود 12% ہے اور تاجر برادری کا کہنا ہے کہ اس قدر بلند شرح سود کے ساتھ کاروبار کرنا یا کاروبار کو وسعت دینا یا نئے کاروبار اسٹیبلش کرنا کافی مشکل دکھائی دیتا ہے، اور کیونکہ اس سے کاسٹ آف بزنس جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جائے گی۔ دوسری جانب ماہرین معاشیات کا کہنا ہے کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے 1% شرح سود میں کمی کی گئی ہے وہ توقعات کے عین مطابق ہے، لیکن اس سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ملکی معیشت کا پہیہ تیزی سے چلنا لگ جائے اور غربت کا خاتمہ ہو اور لوگوں کو روزگار ملے۔ لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بہتری کی نشاندہی بھی ہے، کیونکہ صرف 8 سے 9 مہینے کے عرصے کے دوران 22% سے شرح سود کم ہو کر 12% آنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ ملک کی معیشت ایک رائٹ ٹریک پر ہے اور اس میں بہتری کے اثرات آہستہ آہستہ ہی صحیح لیکن نمایاں ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ملک میں عام آدمی کے لیے مہنگائی کسی حد تک تھمی ہے، مہنگائی بڑھنے کی شرح کسی حد تک کم ہوئی ہے۔ لیکن اس میں کئی چیلنجز بھی درپیش ہیں، اور اس میں سب سے بڑا چیلنج حکومت ہی کی طرف سے ہوگا۔ حکومت کو اپنے ریونیو ٹارگٹس میٹ کرنے ہوں گے جو کہ 12,972 ارب روپے کا ہے، بہت بڑا ٹارگٹ ہے، گزشتہ سال کے مقابلے میں 38 سے 40% زیادہ بتایا جاتا ہے، اور اگر اس کو میٹ نہیں کیا گیا تو حکومت کو لامحالہ نئے ٹیکسز لگانے پڑیں گے، جس سے انفلیشن یعنی مہنگائی دوبارہ سے بڑھنے کا خدشہ ہے۔ اور دوسری جانب ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ عالمی منڈی میں پاکستان کے لیے اہم یہ ہوگا کہ جو اجناس کی قیمتیں ہیں وہ اسٹیبل رہیں، وہ مستحکم رہیں، تبھی ملک کے اندر مہنگائی کا زور کم کیا جا سکے گا اور ایک عام آدمی کو ریلیف مل پائے گا۔ پاکستان میں شرح سود میں کمی سے کیا پاکستان کے کاروباروں پر کوئی خاص اثر پڑے گا، اور خاص طور پر پاکستان کی برآمدات پر؟ ورلڈ بینک کے اداروں کے علاوہ اگر ہم باقی عالمی مالیاتی اداروں کے تعاون کی بات کرتے ہیں تو پاکستان نے اس سے کہاں تک فائدہ اٹھایا ہے، اس سب پہ بات کریں گے۔ سوشل ڈیولپمنٹ ان پاکستان اور کئی دوسری کتابوں کے مصنف، ماہر معیشت و پالیسی ایڈوائزر ڈاکٹر کیسر بنگالی ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے، اور سابق معاشی مشیر خاقان نجیب ہمارے ساتھ ہوں گے اس وقت۔ سب سے پہلے خاقان سے شروع کرتے ہیں۔ خاقان، سب سے پہلے تو اسٹیٹ بینک کی طرف سے مرکزی شرح سود میں کمی کی ٹائمنگ پر بات کرتے ہیں، اس وقت کیوں اور اتنا کیوں؟ بیکاز کاروباری طبقہ تو 2-4% ایکسپیکٹ کر رہا تھا انفلیشن ریٹ کو دیکھتے ہوئے۔ دیکھیے، جو پاکستان میں اس وقت آپ کو میکرو سٹیبلٹی دکھائی دے رہی ہے، جس کا آسان مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی انفلیشن مور دین ایسٹیمیشن نیچے آ گئی ہے۔ اس میں بڑا بیس افیکٹ بھی ہے پچھلے سالوں کا۔ فوڈ پرائسز، ہمارا روپے کی سٹیبلٹی اور امپورٹڈ انفلیشن اس وجہ سے کم ہوئی، اور کچھ پیٹرولیم پرائسز بھی دنیا میں کم ہوئی۔ سو آپ نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی انفلیشن جو ہے وہ پہلے 6 ماہ میں 7.2% ہے۔ چلیں اسی سی پی آئی کو لے لیں، آپ کا ریٹ اب 12% ہے، سو آپ 5% ریئل ریٹ پازیٹیو ہیں۔ آنے والے دنوں میں آئی تھنک تھوڑی سی انفلیشنری ٹرینڈ بڑھ بھی سکتا ہے یہاں سے۔ اس کی وجہ از دا فالوئنگ کہ اگر دنیا میں تیل تھوڑا بڑھا ہے، کہیں $71-72 تھا، اب $77 کے قریب چلا گیا ہے، کچھ بیس افیکٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس دفعہ ایگریکلچر اس طرح سے نہیں ہوا، صرف 1% گروتھ ہوئی ایگریکلچر میں پہلے کوارٹر میں۔ سو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ پاکستان IMF کے ساتھ انگیجڈ ہے، پاکستان میں نارملی جو ریئل ریٹ ہے وہ 2 سے 3% پازیٹیو رہا ہے۔ ابھی بھی 1-2% کی ضرور گنجائش ہو سکتی ہے، بٹ اٹ از بیٹر ٹو بی کیئرفل۔ پر دس از ناٹ دی اونلی افیکٹ۔ اگر آپ نے سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن یعنی کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پہلے 5-6 ماہ میں نیگیٹو رہی ہے، سو آپ چاہتے ہیں کہ وہ بڑھے، بٹ یہ تو ایک عنصر ہے اس چیز کا۔ دا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، دا ایز آف ڈوئنگ بزنس، دی انرجی ایفیشنسی، دیر از سو مچ مور ٹو بی ڈن اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو مینوفیکچرنگ ہے وہ آگے بڑھے۔ بٹ ایک لیگ افیکٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے 2-3 ماہ میں پرائیویٹ آف ٹیک بہتر ہو۔ پر ایک چیز جو لوگ بھول جاتے ہیں، جو بہت بڑا امپیکٹ آئے گا نا اس شرح سود کے کم ہونے کا، دیٹ از دا فالوئنگ: 9,800 ارب اس سال کا مارک اپ دینا ہے پاکستان گورنمنٹ نے، 9,800 ارب روپیہ۔ اس میں سے اگر یہ جو شرح سود 10% کم ہو گئی ہے، جس کی امید نہیں تھی، میرا خیال ہے کہ 1,000 سے 1,500 ارب روپے کی بچت
سو गवर्नमेंट मार्कअप पे को बचत गवर्नमेंट को होगी। तो बरामदात के शोबे पे आपने मैन्युफैक्चरिंग की बात की, बरामदात के शोबे की एक दरीना डिमांड रही है कि उन्हें मुसाबकती माहौल दिया जाए, कारोबारी माहौल दिया जाए दूसरे मुल्कों की तरह जो नेबरहुड में ख़ास तौर पर बांग्लादेश से कंपेयर किया जाता है। तो क्या अब जो शरह सूद में कमी है 12% जो है, आप समझते हैं इसमें आगे भी एक तो जाके कमी हो सकती है, और दूसरा बरामदात पे क्या इम्पैक्ट आएगा इसका, बरामदी शोबे पे क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए ना, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स है ना, दे आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स। हमारा रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है। एक मिसाल देता हूँ, 12-13 मिलियन हमें कॉटन की ज़रूरत है, 12-13 मिलियन बेल्स की इस साल अपने मुल्क की एक्सपोर्ट्स को 18-19 अरब डॉलर की टेक्सटाइल की करने के लिए। डू यू नो कि इस दफ़ा कॉटन सिर्फ 5.5 मिलियन बेल्स आई है। सो हमें जो इंपोर्ट का बिल है वो भी बढ़ेगा थोड़ा सा, आपका थोड़ा करंट अकाउंट जो सरप्लस में है वो भी नेगेटिव हो सकता है, एंड दैट्स ऑल फाइन। सो अब अगर थोड़ा सा एक क्वेश्चन क्रिएट हुआ है ऑन द मॉनेटरी साइड, इसी तरह अगर हम क्वेश्चन क्रिएट करें, थोड़ा सा डीरेगुलेट करें मुल्क को, आसानी पैदा करें कॉस्ट की, और जो एनर्जी सेक्टर है उसकी तरफ अगर थोड़ा सा और हम देखें। एक हमने पैकेज दिया विंटर का, आई डोंट थिंक दैट वाज मच। अभी फिर हम एक क्रॉस सब्सिडी देते हैं इंडस्ट्री से लेकर हाउस होल्ड्स को, उसको ख़त्म करने जा रहे थे, बट आई हर्ड कि शायद IMF के साथ नहीं एग्रीमेंट हुआ। सो अ लॉट मोर हैज़ टू बी डन इन द शॉर्ट रन ऑल्सो। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मैंने पहले जैसे अर्ज किया नेगेटिव रही है, दैट्स नॉट अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान। ग्रोथ में बहुत सा कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है पाकिस्तान में। तमाम आदादो शुमार के मुताबिक 30 लाख नौकरियां तकरीबन चाहिए हर साल पाकिस्तान को। अगर 1% ग्रोथ होती है तो 4-5 लाख से ज़्यादा नौकरियां नहीं निकलती। ऑन दी एवरेज 2.5% पिछले 3-4 साल की ग्रोथ है। तो आप खुद इमेजिन करें कि अगर 1 मिलियन नौकरियां निकल रही हैं और 3 मिलियन की ज़रूरत है, तो यू हैव टू थिंक कि ये कैसे चलेगा। फिर जो पूरा टैक्स स्ट्रक्चर है आपका मैन्युफैक्चरिंग पे इतना बड़ा बोझ है कि दैट आल्सो मेक्स यू अनकम्पेटिटिव। सो द गवर्नमेंट हैज़ टू नाउ डू द फंडामेंटल वर्क। आपको स्पेस और टाइम तो IMF की इंगेजमेंट के साथ मिल गया है, ये तीसरी बार 10 साल में मिला है। अगर ये फंडामेंटल चीज़ें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, डीरेगुलेटिंग द पाकिस्तान का इकॉनमी, एनर्जी एफिशिएंसीज, ये खुद एक कितना बड़ा टास्क है कि मेरा ख्याल है कि वही रिफॉर्म्स का जो प्रोसेस है जिस पे हम हर दफ़ा बात कर रहे होते हैं। खाकान, कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे, जो वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर से मेरी बात हुई, आलमी मालियाती इदारों का किरदार जो है वो पाकिस्तान में आपके ख्याल में कितना है पाकिस्तानी मईशत में? देखिए, बहुत है। मैंने एक आर्टिकल लिखा, और मैं अमूमन आई डोंट राइट नेगेटिव आर्टिकल्स ऑन एनीथिंग, दैट्स नॉट माय स्टाइल। मैंने एक आर्टिकल लिखा ट्रूली अनलकी पाकिस्तान के बारे में, ये डॉन अखबार में छपा था। उसमें मैंने लिखा कि आपने अगर अपनी सोच को आउटसोर्स किया हुआ है, आप 24 बार IMF के पास गए हैं, तो आपने एक उनका जो अप्रोच है वो लेके चले, चाहे हमने प्रोग्राम्स ना कंप्लीट किए हों। वर्ल्ड बैंक तो बहुत बड़ा पुराना पार्टनर है पाकिस्तान का। FBR में ही देख लीजिए, पहले टार्प हुआ, टार्प का रिजल्ट जाकर देखें, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स प्रोग्राम। उसके बाद एक और हुआ, पाकिस्तान रेजेस रेवेन्यू $400 मिलियन का। आपका आज भी टैक्स टू GDP 9% के करीब है। सो जस्ट थिंक थ्रू कि इन प्रोग्राम्स की कुछ हद तक मदद हो सकती है, बट असल जो होमवर्क है वो तो आज भी पाकिस्तान नहीं करना है। डिजिटलाइजेशन का लफ्ज़ सुनते हुए, पाकिस्तान की ऑटोमेशन का लफ्ज़ सुनते हुए, टैक्स बेस को बढ़ाने का लफ्ज़, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रोल प्ले करती हैं उसमें। खाकान हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर बंगाली भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूँगा। डॉक्टर बंगाली, अक्सर IMF के कर्ज प्रोग्राम्स पर हम बात करते रहते हैं, उस पर तनकीद भी होती है। वर्ल्ड बैंक के जो मंसूबे हैं उसका ज़रा जिक्र कम होता है। मुल्क की मुआशी और मुआशरती तरक्की की जब हम बात करते हैं तो कितना फ़र्क है दोनों के किरदार में, पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक और IMF के, और दोनों के प्रोग्राम्स में? जी शुक्रिया असद। ये इनकी जो मैंडेट से मुख्तलिफ है। IMF is a lender for emergency purposes. That's why IMF का जो प्रोग्राम होता है वो 3 साल का तरीक होता है। वो आपको टाइम देता है कि आप इस दौरान आपकी जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं उसको रिजॉल्व कर दें। वर्ल्ड बैंक तो फंडिंग करता है, लॉन्ग टर्म भी होता है, और प्रोजेक्ट्स के लिए भी होते हैं, और कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। सो द टू आर वेरी डिफरेंट। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि वो मुस्तकिल इमरजेंसी में रहता है और IMF के पास बार बार जाता है, और मुल्क नहीं जाते। इंडिया 91 के बाद नहीं गया IMF के पास। तो अगर हम पाकिस्तान में आलमी बैंक के मंसूबों की कारकर्दगी देखते हैं तो ये मंसूबे अमूमन किस शोबे में ज़्यादा कारआमद होते हैं?
देखिए, up to the end of 70s and maybe up to the beginning of the 80s, वर्ल्ड बैंक के ज़्यादातर लोन्स जो हैं वो प्रोजेक्ट लोन्स होते थे, जिससे कोई माशी असासे बनते थे और विच है जिससे आपका इनकम में इजाफा होता था और एम्प्लॉयमेंट में भी इजाफा होता था. 1990s के बाद वर्ल्ड बैंक ने प्रोग्राम लोन्स देने शुरू किए. प्रोग्राम लोन्स का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है. प्रोजेक्ट आप बनाते हैं नहीं बनाते हैं. We've had a loan for improving the quality of justice. कई लोन वर्ल्ड बैंक के आ चुके हैं for improving the quality of education. ना जस्टिस को आप मेजर कर सकते हैं कि इम्प्रूव हुई या नहीं हुई, ना एजुकेशन को कर सकते हैं क्योंकि कोई इम्प्रूवमेंट हमें नज़र नहीं आती है. तो मेरा ख्याल में कि 1990s के बाद वर्ल्ड बैंक इज जस्ट गिविंग अस budgetary support for the sake of propping up government's wasteful expenditure और कोई पॉजिटिव उनका ऑन द ग्राउंड कोई पॉजिटिव रिजल्ट हमें नज़र नहीं आता. तो किस बुनियाद पे ये मंसूबे तय किए जाते हैं डॉक्टर बेंगाली? क्योंकि आलमी इदारों की फंडिंग के ज़राए की वजह से अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि इन मंसूबों के बनने और इसके लिए फंड्स मिलने में जियो पॉलिटिक्स भी किरदार अदा करती है. ये प्रोजेक्ट्स हो तो हम करें ना. ये तो जितने आप देखें इन द लास्ट 20-25 ईयर्स स्पेशली मे बी इवन मोर, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स की लिस्ट आप बनाएं तो उसमें एक भी ऐसे प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें आप कह सकते हैं कि इससे कोई चीज़ बनी है, कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है या कम्युनिकेशन में डेवलपमेंट हुआ है. वी डोंट फाइंड एनी. तो मजमूई तौर पे आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान की मईशत में कितना किरदार है आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है वो द लास्ट 30 ईयर्स स्पेशली नेगेटिव रहा है. सिर्फ डेट का बर्डन बढ़ गया, लोन का बर्डन बढ़ गया है और हम जैसे कंसल्टेंट्स ने पैसे बनाए हैं क्योंकि हमें भी इन प्रोजेक्ट्स में कोई ना कोई रोल मिल जाता है. वी हैव मेड मनी, मे बी सम गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैव मेड मनी बिकॉज उनको प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिया जाता है जिसमें उनकी पर्क्स ज़्यादा होती हैं वगैरह वगैरह. हम ये फ़ायदा तो हमें हुआ है, लेकिन फॉर द कंट्री एज अ होल हमारा जो डेट बर्डन है वो बढ़ता चला गया है और अब हम उस सूरत में इस क्राइसिस मोड में है. उसमें इन मालियाती इदारों का भी रोल है. प्राइमरी रोल तो हमारा है क्योंकि हमने वो लोन लिए हैं. फॉर आवर गवर्नमेंट्स ऑल्सो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट. आप देखें जो बजट डॉक्यूमेंट है, बजट इन ब्रीफ, उसमें जो रेवेन्यू सोर्सेज दिए होते हैं, टैक्स, नॉन टैक्स, कैपिटल, रिसीट्स, उसमें आखिरी होता है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग. व्हाई इज एक्सटर्नल फाइनेंसिंग देयर इन द बजट एनीवे? सो डिपेंडेंसी जो है, डिपेंडेंसी पाकिस्तान की, डॉक्टर बेंगाली, इसी पे सवाल हमेशा उठते हैं. मैं लास्ट पे खाकान आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान के जिन मंसूबों में शराकतदारी करता है, क्या उन मंसूबों की कारकर्दगी बाकी मंसूबों से बेहतर है और आप आलमी मालियाती इदारों का वर्ल्ड बैंक का किरदार ख़ास तौर पर कैसे देखते हैं? देखिए, मैं पहले भी कह रहा था कि पाकिस्तान को ट्रूली जो अपनी थिंकिंग है ना उसको आउटसोर्स नहीं करना चाहिए. प्रोग्राम फंड के हुए हैं, कंसिस्टेंटली हम मल्टीलैटरल से एंगेज रहते हैं, बट पहले तो अपनी थिंकिंग वापस लें. उसके बाद जस्ट सोचें, आपने टार्प किया एफपीआर में, आपने पाकिस्तान रेजेस रेवेन्यू किया, मेरे ख्याल है वो $400 मिलियन का प्रोजेक्ट था और आज भी टैक्स टू जीडीपी अगर 9% पे है तो फिर क्या वजह है कि इस सारी फंडिंग से आप ये जो फंडामेंटल इश्यूज हैं इनको नहीं सॉल्व कर पाए. सो थिंक थ्रू दैट. दूसरी बात यह है कि जो आप प्रोजेक्ट मनी लेते हैं दैट इज़ चीप मनी, दैट इज़ लॉन्ग टर्म मनी. आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी इशू विद दैट. उसमें हमारी ट्रांसमिशन में पैसे आए हैं, डिस्पैच के मैकेनिज्म्स बने हैं, डिस्कोर्स में पैसे आए हैं, उनको रिव्यू तो किया जा सकता है. दे मे नॉट बी मोस्ट एफिशिएंट बट दे आर प्रोबेबली अ बिट मोर एफिशिएंट देन द प्रोजेक्ट्स वी हैव डन. बट असल सोच तो यह है ना कि आपने कौन से प्रोजेक्ट्स पुट टुगेदर करने हैं जिससे आपको फायदा हो. लॉन्ग टर्म कंसेशनल फंडिंग लेने में कोई हर्ज नहीं होता. तो फंडिंग लेने में आपके ख्याल में हर्ज नहीं है, सस्ती फंडिंग मिल रही है और सबसे बढ़ के ये कि उनको यूटिलाइज कैसे किया जाता है. खाकान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया. डॉक्टर कैसर बेंगाली हमारे साथ फ़ोन पे थे. बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने हमें ज्वाइन किया और इस हवाले से हमसे बात की. इसी पे ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360. स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते भर की खबरें और दुनिया से अहम मालूमात जानने के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर. यह सारा कंटेंट आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मिलेगा. facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से और एक्स इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu. अब तक के लिए इतना ही. असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.